सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमी पर नहीं गिरता। कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमी पर नहीं गिरता। और गिरते होंगे हजारों दरिया समंदर में, और गिरते होंगे हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कोई दरिया समंदर में नहीं गिरता। हेलो नमस्कार, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो अपना पाठ रहने वाला है वो है राजा, किसान और नगर। इसमें अपन राजा की बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में किस प्रकार से वंशक्रम चला, कौन कौन से राजा महाराजा हुए उनकी बात की जाएगी, कौन कौन से वंश आए उनकी बात की जाएगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो पूरा देखना, क्योंकि इसके अंदर आपको एक कहानी भी सुनाई जाएगी जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजा बनने की कहानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज अपना पाठ है राजा, किसान और नगर। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण वंशक्रम की, कि सबसे पहले महत्वपूर्ण वंशक्रम किस प्रकार से रहा था। तो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में बात करी थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता का शासनकाल मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक ये पूरी हड़प्पा सभ्यता, इसका शासनकाल, इसका वंशक्रम रहता है। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही पतन हुआ, आपको इससे पहले वाली वीडियो बताया था कि कौन कौन से कारण थे जिसके अंदर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही पतन होता है, उसके बाद में वैदिक सभ्यता आ जाती है। वैदिक सभ्यता पूरी वेदों पर आधारित है। अब आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि वेद कितने हैं, तो आप सब जानते हो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, और सबसे लास्ट में जो वेद लिखा गया वो अथर्ववेद है, जिसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा था। तो ये वैदिक सभ्यता है, पूरी वेदों पर आधारित है। इसका जो शासनकाल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। इसका पूरा समयक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा है। ये दो प्रकार की है वैदिक सभ्यता है, ये दो प्रकार की मानी जाएगी। एक तो ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता है ये जन्म पर आधारित थी। जिस आदमी का जिस जन्म होता था, जहां पर जिस प्रकार से जिस परिवार में उसका जन्म होता था, उसी के नाम पर ये ऋग्वैदिक सभ्यता मानी जाती थी। यानी कि जिस प्रकार से कर्म अगर व्यक्ति करेगा तो कर्म के अनुसार उसका वर्ण है वो निर्धारित होता था ऋग्वैदिक सभ्यता में। कि जिस प्रकार से व्यक्ति का कर्म होता था उसके आधार पर उसका वर्ण डिसाइड कर देता था। मान लीजिए जिसका जन्म अगर क्षत्रिय वर्ण में हुआ है, अगर वो पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा है तो उसको वो ब्राह्मण वर्ण का माना जाता था। तो ये कर्म आधारित थी। उत्तर वैदिक सभ्यता है ये जन्म आधारित थी, यानी कि जिसके अंदर जिस वंशक्रम में व्यक्ति का जन्म होगा उसके आधार पर उसका जो जन्म है वो डिसाइड कर दिया जाता है। उत्तर वैदिक सभ्यता थी। इसका शासनकाल, ऋग्वैदिक सभ्यता का शासनकाल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाएगा, और उत्तर वैदिक सभ्यता है उसका शासनकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हर्यक वंश आता है, एक वंश आएगा हर्यक वंश। इस पर याद रखना, ये भारत का प्रथम पितृहंता वंश था, यानी इसके अंदर पिता को मार करके फिर बेटा राजा बनता है। तो ये भारत का प्रथम पितृहंता वंश कहा जाएगा। इसका शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसके अंदर तीन महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, बिंबिसार। और उसके बाद में अजातशत्रु, ये सबसे महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इसने बिंबिसार की हत्या करके फिर ये राजा बना था, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद में आता है उदयनी, जिसने पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र जिसको बोलते हैं, पाटलिग्राम नामक नगर की स्थापना करी थी उदयन ने। ठीक है। उसके बाद में अगला वंश आएगा शिशुनाग वंश। ये 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा था। उसके बाद में आएगा नंद वंश, 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। इसके अंदर भी दो राजा होते हैं, एक तो महापद्मानंद, ये तो संस्थापक थे, इस पूरे नंदवंश के संस्थापक है महापद्मानंद थे। उसके बाद में अंतिम जो शासक है वो थे घनानंद। उसके बाद में बात की जाएगी मौर्य वंश की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूरा पाठ मौर्य वंश के इर्द गिर्द रहेगा। मौर्य वंश के बारे में ज्यादा बातें की जाएंगी, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में बात ज्यादा की जाएगी इस पूरे पाठ में। तो मौर्य वंश है, इसका जो समय शासनकाल रहेगा 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसका समय शासनकाल रहता है। इसके अंदर भी तीन महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, जो इस मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। दूसरे नंबर पे आते हैं बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और तीसरे नंबर पे आते हैं अशोक, जो कि मौर्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं, अशोक, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का जिक्र है वो किया है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करी थी। अब अपन बात करेंगे कि ये वो वंश है, ये किस प्रकार से स्थापित हुआ।
यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही सामान्य से दिखने वाले एक बालक थे। इस सामान्य से दिखने वाले बालक ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कैसे करी थी। तो एक गुरु और शिष्य का जिक्र इसके अंदर किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक गुरु, उसके अंदर वो प्रतिभा होती है कि एक सामान्य से दिखने वाले विद्यार्थी को, एक सामान्य से दिखने वाले बालक को राजा बना सकता है। ये एक गुरु के अंदर प्रतिभा होती है। तो देखिए कहानी मैं आपको सुनाता हूं। पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। बात है कब की? 321, जहां पर मौर्य वंश की स्थापना होती है, इससे पहले की, जब भारत और पाकिस्तान एक था। यहां पर एक जगह, उसका नाम है गांधार। गांधार गांधार की वर्तमान में राजधानी हो गई तक्षशिला। उस समय विश्वविद्यालय था। इसके अंदर विश्व के विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी वो पढ़ते थे। अलग अलग देशों से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते थे, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा विद्या का केंद्र अगर था तो वह तक्षशिला था। इस तक्षशिला में एक गुरुजी पढ़ाते थे। उन गुरुजी का नाम था चाणक्य। अब इन चाणक्य को यह पता चलता है कि यूनान का शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो बड़े ही देशभक्त थे, राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, तो उनको चिंता होती है। अब ये अपने साथी अध्यापकों से बात करते हैं कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो इनके साथी अध्यापकों ने ध्यान नहीं दिया, वो ज्यादा इस पर गौर नहीं करते हैं। तो चाणक्य है वो यहां से मगध आ जाते हैं। मगध वाला जो एरिया है वो वर्तमान में बिहार वाला एरिया कहा जाएगा, वहां आते हैं। और वहां पर उस समय महापद्मानंद का राज था। महापद्मानंद जो नंद वंश के संस्थापक थे, महापद्मानंद का राज था। उसके पास आते हैं और आते ही उससे कुछ वार्ता करते हैं। यानी कि जैसे राजमहल में पहुंचते हैं, उस समय महापद्मानंद है। ये महापद्मानंद बहुत ही विलासी राजा था। इसका राजकार्य में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं था। ये उस समय नृत्य देख रहे थे, नृत्य चल रहा था। जैसे ही चाणक्य वहां पहुंचते हैं, उस पूरे कार्यक्रम में एक तरह से भंग पड़ जाता है। और जैसे ही महापद्मानंद उनको देखते हैं, किनको? चाणक्य को। चाणक्य दिखने में थोड़े से कुरूप थे, तो इस प्रकार से उसमें नृत्यशाला में भंग पड़ जाता है। उसके बाद में ये इनका अपमान कर देते हैं, धक्का मार देते हैं, क्योंकि मदिरा पी हुई थी महापद्मानंद ने, और मदिरा पी करके और उनको धक्का मार दिया। किनको? चाणक्य को। चाणक्य जैसे ही जमीन पर गिरते, इनकी शिखा, चोटी, पहले जितने भी गुरु होते थे वो हिंदू धर्म से थे, तो हिंदू धर्म वाले सभी चोटी रखते थे। वो शिखा है, वो चोटी है, इनकी खुल जाती है। और खुलने के बाद में इनका वहां पर अपमान किया जाता है। पूरे राज दरबार में इनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, हंसी वगैरह हो जाती है, और इनसे अपमान है ये बहुत ज्यादा होता है। बच्चों, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन गुरु का कभी अपमान मत करना, क्योंकि गुरु का अगर आप अपमान करते हो तो आपका पतन धीरे धीरे निश्चित हो जाता है। गुरु का आप सम्मान करोगे, गुरु की आप रिस्पेक्ट करोगे, उतनी ही ज्यादा ऊंचाइयों पर आप जाओगे। तो इनका अपमान हो जाता है। उसी समय प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हे राजन, मैं चाणक्य आज से सौगंध खाता हूं कि जब तक तेरे राज्य को समूल नष्ट नहीं कर दूंगा, तुम्हारी जगह किसी योग्य शासक को नहीं बैठा दूंगा, तब तक मैं इस शिखा नहीं फांदूंगा, ये चोटी है तब तक नहीं फांदूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद में ये जंगल की ओर चले जाते हैं। अब इन्होंने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन ये ना तो कहीं के राजा थे, ना इनके पास अस्त्र शस्त्र थे, ना इनके पास शक्ति थी। तो इनको एक हथियार की आवश्यकता थी, एक ऐसे बच्चे की आवश्यकता थी, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इनकी प्रतिज्ञा को पूरा कर सके। अभी जैसे ही जंगल में जाते हैं, वहां पर कुछ 5-7 लड़कों का एक झुंड देखते हैं जो खेल रहा था जंगल के अंदर। गुरुजी को देखते ही पता चल जाता है इस बच्चे में कितनी प्रतिभा है। उसके अंदर एक बालक वो सभी बच्चों का नेतृत्व कर रहा था। उसके अंदर लीडरशिप का वो गुण था जो और बाकी अन्य बच्चों में नहीं था। अब उस बच्चे को देखते हैं चाणक्य, और चाणक्य देख करके उस बच्चे को सेलेक्ट करते हैं कि ये बच्चा मैंने जो प्रतिज्ञा करी थी उसको आगे बढ़ाएगा। उस बच्चे को बुलाते हैं, पूछते हैं कि बच्चे तुम्हारा क्या नाम है? तो बच्चा कहता है मेरा नाम चंदू है। अब चाणक्य को भी नहीं पता कि ये बच्चा आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा, और ना उस बच्चे को पता है। अब चाणक्य को तो एक हथियार चाहिए था, क्योंकि उनको प्रतिज्ञा पूरी करनी है, महापद्मानंद को हराना है। तो उस बच्चे को बुलाते हैं, बोला मैं तेरे को असली का राजा बनाऊंगा, तुम्हारे पास असली के हाथी घोड़े होंगे, असली की सेना होगी। तो इस प्रकार से ये उसको बोलते हैं। और उसके बाद में बोलते हैं कि भाई आप इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो? तो बोला हमको शिकारी ने पकड़ रखा है, और वो शिकारी हमें कुछ खाने के लिए दे देता है, और हम उसका जो भी वो काम बताता है वो कर देते हैं। उसके बाद में वो शिकारी को बुलाते हैं, और शिकारी से चाणक्य कहते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए। तो वो ठीक है, कुछ मुद्राएं लेकर के, कुछ सोने की असरफियां चलती थी पहले, तो वो कुछ मुद्राएं लेकर के उस बच्चे को उससे खरीद लेते हैं। उसके बाद भी उस बच्चे का एडमिशन तक्षशिला के अंदर करवा देते हैं। सभी से कहते हैं कि ये मेरा
स्टूडेंट है, इसकी जो भी फीस होगी, इसका जो भी खर्चा लगेगा ये मैं दूंगा। तक्षशिला के अंदर बस उस बच्चे को जब उस समय लगभग 6-7 साल आयु होगी उस बच्चे की, उसके बाद में उसका एडमिशन तक्षशिला के अंदर करवा दिया जाता है। अब ये धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, हथियार बनाना है तो इसलिए सुबह 4 या 5 बजे उठ करके इसका फिजिकल वर्कआउट किया जाता है, इसको दौड़ धूप करवाई जाती है, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि इस बच्चे को मुझे हथियार बनाना है, महापद्मान को हराने के लिए मुझे इसका उपयोग करना है। तो वो उसको 4-5 बजे उठा करके उसका फिजिकल वर्कआउट करवाते, उसके बाद में हर सब्जेक्ट उसको खुद पढ़ाते थे। आचार्य चाणक्य ही एक ऐसे गुरुजी जिनको प्रत्येक विषय का नॉलेज था। आचार्य इन्हीं के नाम के आगे लगा है, और जितने भी गुरुजी हैं सिर्फ गुरुजी है, बाकी आचार्य चाणक्य सिर्फ एक हुए हैं, इनको हर प्रकार के सब्जेक्ट का नॉलेज था। तो स्कूल के अंदर पढ़ता तो जो भी उसके डाउट होते थे वो आचार्य चाणक्य बताते। अब ये जो बच्चा है धीरे धीरे बड़ा होता है, 25 साल इसकी आयु हो जाती है। 25 साल का एक बहुत ही सुंदर नौजवान हष्ट पुष्ट युवक, यानी कि जिसका शरीर भी बहुत योद्धा जैसा है, सेना सैनिक जैसा शरीर है, ये तैयार होता है। उसके बाद में आचार्य चाणक्य इसको बुलाते हैं, कहते हैं कि मेरे को गुरु दक्षिणा दो। अब ये बच्चा सुन करके चौंक जाता है कि भाई गुरुजी आपने मुझे यहाँ लेकर आए और मेरा तो माता पिता का ही नहीं पता, मैं आपको गुरु दक्षिणा कहाँ से दूं। तो बोले मेरे को कोई पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मुझे एक शर्त है वो पूरी करनी है। एक मगध, मगध के अंदर एक राजा है महापद्मान, उसको तुझे हराना है। बोला ठीक है, हो जाएगा गुरुजी। उसके बाद में इनके पास सेना की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय महापद्मानंद के पास जो मगध के अंदर सेना थी वो 5 लाख की थी। अब इतनी बड़ी सेना को हराने के लिए सेना की आवश्यकता होगी। यूनान को जो शासक है सिकंदर, वो झेलम नदी तक तो आ चुका था, लेकिन झेलम नदी को पार नहीं कर पाया था। राजा पोरस के साथ इसका एक युद्ध होता है, उसके बाद में इसके सैनिक और घोड़े थक जाते हैं, वापिस यूनान चले जाते हैं। यूनान जाने पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही भारत से जा रहा था तो यहाँ पर एक अपना सेनापति बैठा के गया, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर है, ये इसका सेनापति था यूनान के राजा सिकंदर का। उस सेल्यूकस निकेटर के पास चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा जाता है, भेष बदलने में माहिर थे, वहां पर पूरी उसकी रणनीति देखते हैं। उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, और उसमें उसी के हथियार से, यानी कि सेल्यूकस निकेटर की सेना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बात करने में, वार्तालाप करने में माहिर थे, जल्दी ही हर किसी को अपना दोस्त बना लेते थे, उनके अंदर ये प्रतिभा भी थी। सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं। सेल्यूकस निकेटर इनको 4 प्रांत देता है, काबुल दहेज के अंदर, काबुल कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत है वो देते हैं, और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह इनके साथ कर देते हैं। हेलेना, तो याद रखना प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, पहले भारत के साथ जो विदेशिक संबंध है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए, वैवाहिक संबंध हेलेना के साथ है, इनका विवाह होता है। हेलेना एक साम्राज्ञी थी, जितनी भी रणनीति थी ये पूरी चाणक्य की थी। यानी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दिमाग चाणक्य का है, शक्ति चंद्रगुप्त मौर्य की है। जब गुरु और चेले दोनों का अंदर, यानी कि गुरु और स्टूडेंट दोनों की अगर शक्ति मिलती है तो वो जाहिर सी बात है वो पूरा साम्राज्य है वो उन्नति करेगा। हेलेना के साथ इनका विवाह होता है, हेलेना को लेकर आते हैं। उसके बाद में इनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर उनका नाम था, एक बनिए थे मध्य प्रदेश के अंदर, उनके पास, जिसका नाम था दुलधरा। दुलधरा के साथ इनकी शादी होती है, वो भी एक समझौता था, क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता थी। सेना तो ले आए, लेकिन थोड़े से समय बाद में इनका पैसा वो खत्म होने लग गया, इनको खाने पीने की भी आवश्यकता पड़ रही थी, तो दुलधरा के साथ इनकी शादी होती है। उसके बाद में युद्ध करते हैं, एक बार युद्ध किया, लेकिन अभी इनको पता नहीं, इन्होंने डायरेक्ट मगध पर आक्रमण कर दिया। अब आपको पता है मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद है, आगे बात करेंगे अपन महाजनपद क्या थे, महाजनपद कितने थे, सबसे शक्तिशाली कौन सा था, प्राचीन कौन था। ये सबसे प्राचीन और शक्तिशाली था मगध, और इस पर आक्रमण करने के लिए पूर्ण शक्ति चाहिए, पूरी सेना चाहिए, 5 लाख की सेना इनके पास है। अब इनके पास सेना तो हुई लेकिन कम है, पहली बार आक्रमण करते हैं, हार जाते हैं, दूसरी बार आक्रमण करते हैं, फिर हार जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत निराश हो जाते हैं, कहते हैं गुरुजी ये जो मगध है, इसकी सेना है, इसको मैं नहीं हरा सकता, मैं आपका कोई भी काम कर सकता हूं लेकिन ये मेरे से नहीं होगा। जब विद्यार्थी निराश होता है तो उसका गुरु ही उसको मोटिवेट करता है, मार्गदर्शक उसका गुरु ही करता है। चाणक्य उससे कहते हैं कि एक बार फिर से अटैक कर। तीसरी बार वो प्रहार किया है, वो अटैक किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। आप जब जब जिंदगी में असफल होते हो तो वो एक सफलता के लिए आपकी सीढ़ी होती है, उससे आपको निराश नहीं होना है,
ठीक है ना। उसको आपको ध्यान रखना है कि अपन ने कहाँ गलती करी थी, कौन सी अपन से चूक हुई थी, उसको सुधार करके फिर आपको आगे बढ़ना है। तो चाणक्य है वो उनका हमेशा मार्गदर्शक करते थे। उसके बाद में तीसरी बार फिर अटैक किया जाता है और इस महापद्मानंद की पूरी सेना को हरा देते हैं। वो प्रहार, वो आक्रमण इतना तेज था, इतना भयंकर था कि उससे पूरी महापद्मानंद की सेना है वो हार जाती है। उसके बाद में महापद्मानंद की मृत्यु हो जाती है। अंतिम शासक मैंने आपको बताया था घनानंद थे। घनानंद थे, घनानंद को हराकर फिर मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर हुई। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था नंदिनी, उनके साथ भी चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। पहली बार केंद्रीकृत शासन की स्थापना है वो मौर्य वंश के अंदर हुई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं कि इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से, प्रश्न कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। पूछ लेगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो चाणक्य था। चाणक्य जाति के ब्राह्मण होने के कारण चाणक्य, कौटिल्य इनका कुटिल बुद्धि होने के कारण, इनकी जो दूरदृष्टि सोच के कारण इनको कौटिल्य कहा जाता है। विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था। दूसरा पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में सहायता करी थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य जो स्थापित करने में सहायता है वो चाणक्य के द्वारा की जाती है, यानी कि बुद्धि इनकी थी और शक्ति है वो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रश्न पूछे जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है वो चाणक्य है। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य है वो पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक फैला था। यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, तो अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ पर बलूचिस्तान है, वहां तक ये पूरा शासन फैला हुआ था। जानकारी है वो अपन को कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जहां से अपन को मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों में बात करते हैं, बौद्ध और जैन साहित्य। जो बौद्ध और जैन साहित्य लिखा गया है उसके अंदर अपन को मौर्य साम्राज्य की जानकारी है वो प्राप्त होती है। दूसरा, अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी गई थी जिसके रचयिता कौन थे, चाणक्य। तो वहां से भी अपन को मौर्य साम्राज्य की जानकारी है वो मिलती है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तीसरा, इंडिका। इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी जो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ये मेगस्थनीज है, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो हेलेना के साथ मौर्य दरबार में आया था। तो इंडिका नामक पुस्तक है ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। कुछ अपने पुराण है उसके अंदर भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी है वो मिलती है। जैसे अपनी भागवत है जो सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है, उसके अंदर भी इस मौर्य साम्राज्य की जानकारी है वो मिलती है। उसके बाद में एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसके रचयिता है विशाखा दत्त, उसके अंदर भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी अपन को देखने को मिलती है। उसके बाद में चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, इसके अंदर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। ये पुस्तक अपन को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है वो देगी। कौन सी पुस्तक, अर्थशास्त्र, किसने लिखी थी, चाणक्य ने। उसके बाद में अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके अंदर राजनीति और लोक प्रशासन का वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से इसकी विषय वस्तु है वो राजनीति और लोक प्रशासन रही है, तो राजनीति और लोक प्रशासन का वर्णन इसमें किया गया है। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, याद रखना, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में यह बताया गया है कि किस प्रकार से चाणक्य नीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य है वो स्थापित किया है। इसके अंदर मैंने जो कहानी बताई थी वो पूरी कहानी इस मुद्रा राक्षस पुस्तक में बताई गई है। उसके बाद में पत्थर पर लिखे अभिलेख, सबसे ज्यादा अभिलेख है अशोक के शासनकाल में लिखे गए थे, तो पत्थर पर लिखे अभिलेख है ये मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी प्रदान करते हैं। उसके बाद में मौर्य काल की मूर्तिकला, सबसे ज्यादा मूर्तियां मौर्य काल में बनी है, तो मौर्य काल की जो मूर्तिकला है और मौर्य इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। तो ये महत्वपूर्ण जो मूर्तियां हैं ये भी मौर्य इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। अब मौर्य साम्राज्य में प्रशासन है उसका वर्णन किस प्रकार से है, मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक इकाई है वो किस प्रकार से थी उसकी बात करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र कितने थे, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और 1 राजधानी थी, 4 प्रांतीय केंद्र थे। इसके अंदर भी एक तो राजधानी थी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। राजधानी, मगध की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। मगध वर्तमान में बिहार वाला एरिया कहलाएगा और इस पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है ये पटना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम बताइए, पटना। मगध का वर्तमान नाम बिहार। अब बिहार की राजधानी कौन सी है वर्तमान में, पटना, तो ये याद रखना। 4 प्रांतीय केंद्र, तक्षशिला जिसके अंदर आचार्य चाणक्य पढ़ाते थे। दूसरी है उज्जैनी,
तीसरी है तोसली और चौथी है सुवर्णगिरी। ये सुवर्णगिरी अपने कर्नाटक में पड़ता है, जो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। पहले भारत है वो सोने की चिड़िया कहलाता था, तो सोने चांदी की यहाँ पर कमी नहीं थी। वर्तमान में सोना है, इसके भाव बहुत ज्यादा महंगे हैं, और क्योंकि सोना है वर्तमान में अफ्रीका और अपने स्विट्जरलैंड जो देश है वहां से खरीदा जा रहा है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी सभी लोगों से अपील करते हैं कि सोना है उसको नहीं खरीदा जाए, क्योंकि अपन उसको खरीदेंगे नहीं तो उसके भाव है वो भी कम रहेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आपसे विनम्र अपील है कि सोना है उसका कम से कम उपयोग है वो किया जाए। तो ये था अपना राजा किसान और नगर उसका पहला पार्ट। इसके बाद में और जो इसकी बातें हैं वो इसके आगे आने वाली वीडियो में आपको बताई जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आपकी कमेंट के लिए हम सर्वप्रमुख स्थान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।